Welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy. Alright, now the Indian economy related current affairs that we are going to cover in this video would be from 29th of September to 5th of October. Alright, so without further ado, let's take a look at the issues that we are going to cover in this video. आज की वीडियो में हम ज्यादा इश्यूज कवर नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही इश्यूज कवर करेंगे, बट दो बड़े इश्यूज कवर करेंगे। पिछले हफ्ते इकोनॉमी रिलेटेड और भी छुटपुट छोटी मोटी न्यूज आई हैं, बट ये दो सबसे बड़ी न्यूज हैं जो पिछले 2 वीक से चल रही हैं। ये तो चलो इसी वीक से चल रही है, बट ये पिछले 2 वीक से काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। व्हाट इज दिस न्यूज? लेबर कोड्स एंड द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। गवर्नमेंट अभी रिसेंटली लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लेके आ रही है, ठीक है। कई बिल्स पार्लियामेंट से पास भी हो चुके हैं, तो वो लेबर कोड्स क्या हैं, लेबर बिल्स क्या हैं, लेबर रिफॉर्म्स क्या हैं और उन पे इतनी डिबेट क्यों हो रही है, वो जानेंगे हम आज। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कुछ अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब वो अमेंडमेंट समझने के लिए आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड समझना पड़ेगा, तो उसको देख लेंगे हम। ऑलराइट, तो ये दो बड़े बड़े मेजर इश्यूज हम कवर करेंगे। नाउ इशू नंबर 1, लेबर कोड्स एंड द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। नाउ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कई कोड्स विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज पास करे हैं, उससे रिलेटेड डिबेट हुई है। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए, मैंने तो सिर्फ कुछ आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करे हैं, 2 हिंदू से हैं, 2 इंडियन एक्सप्रेस से हैं, बट बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर जो इकोनॉमी की न्यूज कवर करता है उसको खोल के देख लो, आपको लेबर रिफॉर्म्स रिलेटेड आर्टिकल्स मिल ही जाएंगे। क्लियर? नाउ ये जो लेबर लॉज में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आ रही है ना, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा लेबर लॉ रिफॉर्म्स हमें चाहिए क्यों, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि व्हाई डू वी नीड लेबर रिफॉर्म्स। ऑलराइट, तो वो देखते हैं फटाफट से। नाउ जो लेबर सब्जेक्ट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे कंट्री में, नाउ लेबर लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ एज यू गाइज ऑल नो, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। एक होती है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स कर सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है, इस पे बहुत सारे सेंट्रल लॉज एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट लॉज एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेबर को लेजिस्लेट करने के लिए, लेबर को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए सेंटर ने अपनी तरफ से मल्टीपल लॉज बनाए हुए हैं, मोर देन 40 लॉज हैं, ठीक है। और हर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा लॉज बनाए हुए हैं। नाउ जब किसी एक चीज पे इतने सारे लॉज हो जाते हैं ना, बहुत सारे मल्टीपल लॉज हो जाते हैं, तो आ जाती है लीगल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का मतलब इतना ज्यादा लॉज हैं, इतने सारे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैटर। अगर लेबर रिलेटेड कभी भी डिस्प्यूट होता है तो लॉयर्स के पास इतने सारे लॉज हैं जिनके के बेसिस पे वो अपनी आर्ग्यूमेंट तय कर सकते हैं। नाउ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ना रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने क्लियर नहीं है, और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर नहीं होंगे तो लेबर रिलेटेड मैटर हमेशा ना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। जब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो फंसे रहेंगे, डिस्प्यूट्स की एडजुडिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतने सारे लेबर लॉज हैं, इतने सारे, इस लीगल कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता क्या करा, जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, स्टेट के पास तो अपना कंट्रोल है स्टेट लॉज का, जितने भी सेंट्रल लॉज हैं उन मोर देन 40 जो सेंट्रल लॉज हैं उन सबको कंबाइन करके आप बना देते हो 4 लेबर कोड्स। लीगल क्लैरिटी खत्म हो जाती है ना जब लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपने क्या करा, इतने सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज को कम करके आपने सिर्फ 4 लेबर कोड्स निकाले, ठीक है। वो 4 लेबर कोड्स कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कंडेंस कर दिया मोर देन 40 लेबर लॉज, सेंट्रल लॉज को 4 लेबर कोड्स में। नाउ लेबर को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी क्यों है? वेल, जैसा कि आप जानते हो इंडिया ना अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना चाहता है,
राइट? अब इंडिया अपनी इकोनॉमी को तभी ग्रो करवा सकता है, एज यू गाइज ऑल नो, कि इकोनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। आपके कंट्री में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, बिकॉज बिजनेसेस, कंपनीज, फैक्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी, राइट? प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक और फायदा क्या है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में आए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज या अपनी शॉप सेटअप करें, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेक इन इंडिया। नाउ मेक इन इंडिया अगर इंडिया सक्सेसफुली कर लेता है तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल तभी होगा अगर जितने भी फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको यह लगेगा कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। ठीक है? आपको पता है चाइना क्यों ग्रो कर गया इतना और इंडिया नहीं ग्रो कर पाया? वेल, जितने भी वेस्ट के बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में सेटअप करनी शुरू कर दी। चाइना में क्यों सेटअप करनी शुरू कर दी ये आपको पता है ना, एप्पल ने अपनी फैक्ट्री कर दी, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी चाइना में शिफ्ट कर दी। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अभी डेवलप नहीं है, और जो डेवलप नहीं थी पहले कुछ टाइम तक, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना जिनमें सरप्लस लेबर होती है, वहां वेजेस कम होती हैं। ठीक है? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको लगा कि चाइना में वेजेस इतनी सस्ती हैं, बहुत कम पैसे देने होते हैं लेबरर्स को, तो सारे अपनी फैक्ट्रीज चाइना में शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है? और सारों ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में शिफ्ट कर दी, मेक इन चाइना हो रहा था और चाइना बढ़ गया। नाउ इंडिया इसी चीज से सीख लेते हुए कहता है देखो सरप्लस लेबर तो हमारे पास भी है, हमारे यहां पे भी वेजेस बहुत कम है, तो मेक इन इंडिया क्यों नहीं हो रहा है? वेल, मेक इन इंडिया इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनीज को लगता है कि चलो वेजेस तो कम है पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में अच्छा नहीं है, इसीलिए कंपनीज को लगता है कि इंडिया में नहीं आते, चाइना चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो इफ इंडिया वांट्स टू मेक इन इंडिया सक्सेसफुल, देन इट हैज टू इंप्रूव इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी अच्छा हो सकता है अगर आपके कंट्री में लेबर लॉ सिंप्लीफाइड है। और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा कर सकते हो, बट लेबर अगर कंप्लायंस बड़ी मुश्किल है, कंपनी यहां पे आती है और आए दिन उस पे लेबर इंस्पेक्टर हमला करते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते रहते हैं, वो डिस्प्यूट में फंसी रहती है, तो कौन सी कंपनी आना चाहेगी? राइट? तो लेबर लॉज अगर सिंप्लीफाइड होंगे, इजी होगा एम्प्लॉयर के लिए कि वो लेबरर्स हायर कर सके या निकाल सके, तो ही वो इंडिया में आना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि देखो ऐसा है कि हमारे कंट्री में लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा मुश्किल होता है बिजनेसमैन के लिए, तो अगर हम मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें लेबर रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। और लेबर रिफॉर्म्स लाएंगे, लेबर लॉ सिंप्लीफाई करेंगे, और अब कंपनीज इंडिया में आना चाहेंगी, चाइना को ड्रॉप करके इंडिया में आना चाहेंगी। प्लस इंडिया के अपने बिजनेसमैन भी ज्यादा ग्रो करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होएगा। मेक सेंस? तो इसीलिए कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन पर्पस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा करना, जिससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे जीडीपी आपके कंट्री की बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्लस और जॉब्स आएंगी, जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी और जॉब्स आएंगी, इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो भी ठीक हो जाएगा। क्लियर? बट एक और चीज है गवर्नमेंट के दिमाग में, यू सी गवर्नमेंट लेबर लॉज लाई क्यों थी? गवर्नमेंट शुरुआत से, इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेबर लॉज हैं क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओनर्स की जनरली टेंडेंसीज होती हैं कि लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो लेबरर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए थे जिसके तहत लेबरर्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। क्लियर? तो गवर्नमेंट का दूसरा मेजर एम पता क्या है? लेबर राइट्स प्रोटेक्ट करना। नाउ ये ना आइदर और सी सिचुएशन है, मतलब ट्रेड ऑफ है इन दोनों में। जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लेबर राइट्स प्रोटेक्ट करने जाती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है, और जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इजी कर देती है बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री ओनर के लिए, तो लेबर राइट्स खराब होते हैं। राइट? बट गवर्नमेंट को तो बैलेंस मेंटेन करना है। क्लियर? तो गवर्नमेंट का अभी तक रैशनल ये था कि देखो लेबर लॉज काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे, हम लेबर लॉज को ना सिंप्लीफाई कर देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करेंगे। बट इससे लेबरर्स घबराए मत, हम लेबर राइट्स भी प्रोटेक्ट करेंगे। और इन्हीं दोनों एम्स को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना, अगेन ये ज्यादा करोगे तो ये खराब होगा, ये ज्यादा करोगे तो ये खराब होगा, इन्हीं दोनों को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट लेबर रिफॉर्म्स लेके आई है और पिछले 2 साल से लेके आ रही है।
क्लियर? और स्टेट गवर्नमेंट्स भी लेबर रिफॉर्म्स ज्यादा लेके आ रही हैं कि इनके राइट्स भी प्रोटेक्ट रहें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेटर हो। पर जो ये करंट गवर्नमेंट लेबर रिफॉर्म्स लेके आ रही है ना, इसमें क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। एक तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है कि फटाफट से इनैक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि आप लेबर राइट्स खत्म कर रहे हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है, मेक सेंस? बट ओवरऑल आपको बैकग्राउंड पता चल गया है। लेबर रिफॉर्म से कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी, बट गवर्नमेंट को कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने के साथ साथ लेबर राइट्स का भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कौन से लेबर रिफॉर्म्स आ रहे हैं। टू रिफॉर्म द लेबर लॉज इन आवर कंट्री एंड इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द गवर्नमेंट एनैक्टेड कोड ऑन वेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने अपने जितने भी 44 सेंट्रल लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। पहला लेबर कोड था कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस जो कॉम्पनसेशन पे करते हैं हम अपने एम्प्लॉइज को या अपने वर्कर्स को, लेबरर्स को, उसको रेगुलेट करता है। मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए उसको रेगुलेट करता है। ये सारी कॉम्पनसेशन वगैरह वाली चीजों को रेगुलेट करता है। अच्छा, कोड ऑन वेजेस पिछले साल ही इनैक्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये तो इनैक्टेड है। बट इस साल के मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 और कोड्स को पास कर दिया और चारों के चारों कोड्स अब पास हो गए। ठीक है, 3 और कोड्स कौन से हैं और उन्हीं पे ही डिस्प्यूट चल रहा है। Now the government is planning to pass 3 new bills to further the cause of labor reforms. These 3 new bills are इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, कि जो इंप्लॉयर है और जो इंप्लॉय है उनके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल है। 3 लेबर लेजिस्लेशंस थी, लॉज थी, उनको कंबाइन करके ये एक कोड बना दिया है। फिर दूसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये जो एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, पेंशन फैसिलिटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, राइट, ये सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। प्लस जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए तीसरा बिल है। तो ये तीनों बिल पार्लियामेंट में टेबल हो गए थे और पास हो गए थे अभी इसी साल मॉनसून सेशन में। ये ऑलरेडी पास हो चुका था, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट हो रहा है ना, वो हो रहा है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल में। नाउ कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लॉयर्स के लिए, फैक्ट्री ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेबरर्स हैं, जो लेबर राइट ग्रुप्स हैं, जो लेबर यूनियंस हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल में है क्या ऐसी चीज जिसपे इतना ज्यादा पंगा हो रहा है, इतना डिस्प्यूट हो रहा है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। वेल, सबसे पहली चीज तो ये जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ना, ये 2019 में भी आया था। 2019 में इसे पार्लियामेंट में टेबल करा और स्टैंडिंग कमेटी को दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और उसके बाद ये बिल खत्म हो गया। प्रोटेस्ट बहुत हो गए थे, बट 2020 में इन्होंने इस 19 वाले बिल में कुछ चेंजेस करे और 2020 में नया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेके आए और उसको फिर पास भी कर दिया, ठीक है। नाउ कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? नंबर 1, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डाला इन्होंने। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करा, उनके राइट्स बताए हैं। नाउ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? पता क्या हो रहा था, हमारे कंट्री में ना लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे और एम्प्लॉयर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था टू कंप्लाई विद दीज लेबर लॉज, ठीक है। अब जितने भी ये लेबर लॉज थे ना, जो एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस को रेगुलेट करते थे, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ उन्हीं लेबरर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे या उन्हीं लेबरर्स को बात की जा रही थी जो परमानेंट लेबरर्स हैं, ठीक है, जो एक फैक्ट्री में आप जिसे इंप्लॉय करते हो और उसके अपने राइट्स, आप उसको अपने पेरोल पे रखते हो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के राइट्स थे। अब वो बड़े स्ट्रिंजेंट थे, उन लेबरर्स को काफी प्रोटेक्शन देनी पड़ रही थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए, फैक्ट्री ओनर्स के लिए। तो फैक्ट्री ओनर्स ने ना एक तरीका ढूंढ लिया इन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस को बाईपास करने का। वो था कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स रखना। एक बंदे को रख लिया और उसको बोल दिया तू मुझे वर्कर सप्लाई कर, वो सप्लाई कर देता था और काम चल जाता था ना। प्रॉब्लम पता क्या थी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती थी ना, उसको वो सारे राइट्स नहीं मिलते थे जो इन लेबर लेजिस्लेशंस में मेंशन थे। ये सिर्फ कंपनी के जो पेरोल पे होते थे लोग, उन्हीं को वो लेबर राइट्स मिलते थे,
ठीक है, वो सारी प्रोटेक्शंस उनके लिए थी। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबरर्स थे उनको वो प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इन लेबर रेगुलेशंस को बाईपास करने के लिए ना कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। कंपनीज ने सोच लिया कि पेरोल पे रखना ही क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो वर्कर्स को, राइट। तो ये जो अब नया बिल आया ना, इसमें लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पता क्या कर दिया, आपने टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के लिए ही है, ठीक है, कि जिन लेबरर्स को आप एक फिक्स टर्म के लिए रखते हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, के 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आपने रख लिया, उसे आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नाम दे देते हो। अच्छा, इसमें यह बोला है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत जो वर्कर्स को आप रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को जो आप रख रहे हो, उनके वही राइट्स होंगे, वही प्रोटेक्शंस होंगी जो बाकी वर्कर्स को है। तो ये तो अच्छी चीज है, इसने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के भी राइट्स प्रोटेक्ट कर लिए, राइट। पर एतराज पता है किस बात पे जताया जा रहा है? एतराज इस बात पे जताया जा रहा है कि ये जो लेबर रेगुलेशंस है ना अंडर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट्री ओनर्स पे लगेगी जिनके पास मोर देन 50 वर्कर्स हैं। पहले ये था 20, जिन फैक्ट्रीज के पास मोर देन 20 वर्कर्स हैं उन पे ये लेबर प्रोटेक्शंस या लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगती थी। गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दी है, ठीक है। बोला है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रख रहे हो पर आपके पास टोटल 40 इंप्लॉयज हैं तो कुछ प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोर देन 50 अगर आपके पास टोटल वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल प्लस सारे, तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को भी वही प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी जो आप बाकियों को दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी साथ में फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को आपने बेनिफिट्स तो दे दिए, एट पार कर दिया बाकी के, बट साथ साथ थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया। तो अंडर 50 इंप्लॉय करने वाले फैक्ट्री ओनर्स को अब फायदा हो जाएगा, मोर देन 50 का आपने कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, आपको पता है कई बारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अगर उन्हें इकोनॉमिक रिसेशन आ गया या बहुत बुरी हालत होगी, उनके फाइनेंशियल हालत खराब हो रही है, तो वो कई वर्कर्स को ना निकाल देते हैं कि अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए, जिसे हम कहते हैं वर्कर्स ले ऑफ कर दिए, या हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिट्रेंचमेंट, ठीक है। रिट्रेंचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो कई बारी बिना किसी रीजन के आप वर्कर्स को निकाल देते हो, ठीक है। तो वर्कर्स के पास सिक्योरिटी नहीं होती, मेक सेंस है ना। अगर आप बिना किसी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के हिसाब से वर्कर्स को निकाल देते हो, वर्कर्स के पास सिक्योरिटी नहीं है, और ये सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आई है ना। पहले क्या होता था कि अगर किसी फैक्ट्री को रिट्रेंचमेंट करनी है, ले ऑफ करना है, तो उसे गवर्नमेंट को इंफॉर्म करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। बट ये सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज को करना पड़ता था जिनके पास 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है। जिनके पास 100 से कम वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट का कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ने इस कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ना ये थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, 100 से अब कर दिया गवर्नमेंट ने 300। तो पहले अगर किसी के पास 150 इंप्लॉयज थे ना, तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी रिट्रेंचमेंट के लिए। अब क्या है, अब किसी पे 150 इंप्लॉयज हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब मोर देन 300 है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी रिट्रेंचमेंट के लिए। तो एक तरह से इजी कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ही करिए कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए इजी हो जाए, राइट। ये करा है, और इसी पे लेबर यूनियंस काफी ज्यादा मतलब डिस्प्यूट उठा रही है। क्लियर? अच्छा, सिर्फ रिट्रेंचमेंट के लिए आपने ये नहीं कर दिया, 300 का नहीं कर दिया और थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। क्या होता है, कंपनीज को ना एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी इशू करना होता है। हर बड़ी कंपनी को एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करना पड़ता है। उस स्टैंडिंग ऑर्डर में ना वर्कर्स की सारी कंडीशंस आपको लिखनी पड़ती है कि एक वर्कर को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सारी वर्कर की वर्किंग कंडीशन सारी मेंशन करनी पड़ती हैं आपको। अगर कोई वर्कर वो वर्किंग कंडीशन पूरी नहीं करा तो आप निकाल सकते हो, पर पहले आपको रिटर्न में उसे देना पड़ेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर निकालना पड़ेगा जिसमें सारा कुछ लिखा होगा कि इन केसेस में आप निकाल रहे हो इसे। अगर आपने इन केसेस के अलावा निकाल दिया तो आप गलत कर रहे हो, फिर डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ऑलरेडी वर्कर को पता है कि क्या क्या मेरी ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या कंडीशंस हैं, और उसी के बेसिस पे कंपनी मुझे निकाल सकती है, राइट। तो वर्कर को प्रोटेक्शन आ रही थी। नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करने के लिए भी ना थ्रेशोल्ड था। पहले सिर्फ उन्हीं कंपनीज को स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करना पड़ता था जिनके पास मोर देन 100 एम्प्लॉइज हैं। अब गवर्नमेंट ने यह भी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है और कह दिया स्टैंडिंग ऑर्डर मोर देन 300 एम्प्लॉइज वाली कंपनीज को इशू करना पड़ेगा स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी इजी कर दिया। अब किसी कंपनी के पास 150 इंप्लॉयज हैं, वो बिना स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करे वर्किंग कंडीशन तय कर सकता है और कभी भी किसी को निकाल सकता है।
मोर देन 300 में पूरा चार्टर बनाना पड़ेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। और अगर किसी लेबरर को लगता है कि इन स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स के खिलाफ मुझे निकाला गया, तो वो लेबर डिस्प्यूट कर देगा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में चला जाएगा। क्लियर? तो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ये भी इजी कर दिया। डोंट यू थिंक ये चीजें आपने फैक्ट्री ओनर्स के लिए, इंप्लॉयर्स के लिए इजी कर रहे हो आप? ठीक है। और ये भी एक तरह से इजी कर दिया लेस देन 50 वालों के लिए। मेक सेंस? तो इसी पे ना इन दोनों प्रोविजंस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि आपने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, और इस थ्रेशोल्ड बढ़ाने से आप ना इजी कर रहे हो फैक्ट्री ओनर्स के लिए। और गवर्नमेंट कह रही है हां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, पर लेबरर्स कह रहे हैं हमारे राइट्स का क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है आपके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, रिट्रेंचमेंट के केसेस पे हम एक नेशनल स्किलिंग फंड बना देंगे, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। बट फिर भी लेबरर्स कह रहे हैं कि अब हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, एक और चीज इन्होंने कर दी। इन्होंने बोला है कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, पहले ना इन पे उन्हीं फैक्ट्रीज पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते थे जो मोर देन 10 एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं। यहां पे तो मैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था ना, 20 और 50। पहले था कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मोर देन 10 वालों पे लगेंगे। अब आपने 10 से 20 कर दिया। ये मोर देन 20 वाले फॉर्मल फैक्ट्रीज होंगी, फॉर्मल उसमें आएंगे मोर देन 20 एम्प्लॉयज वाली, और जो मोर देन 20 है उन पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। लेस देन 20 पे एक भी चीज नहीं लगेगी। क्लियर? बट जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इन्होंने करी है ना, बहुत इजी करने के लिए, वो पता क्या करी है? कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो फैक्ट्रीज हैं, इस पे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रूल्स नहीं लगने चाहिए, इनको एग्जेम्प्ट कर दो, तो वो कर सकते हैं। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी अगर चाहे तो किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है, किसी भी इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि उस पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना लगे या एक पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ना लगे। तो आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना तो दिए, पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो कभी भी इसे हटा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन लग रहा है कि लेबरर्स को अब ना दे हैव टू लाई एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, है ना? अच्छा, एक और चीज इसमें इन्होंने कर दी है, वो भी काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक करने के लिए ना, लेबरर जो स्ट्राइक करते थे उसके लिए कुछ लीगल, अगर वो स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो ही स्ट्राइक कर सकते हैं। इस बारी वो कंडीशंस ही आपने स्ट्रिंजेंट कर दी, मुश्किल कर दिया स्ट्राइक करना और ज्यादा। ठीक है। और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हो आप, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। बट मेजरली इन चीजों पे ये हैं मेजर ऑर्डर जिन पे सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है। और इस पे एलिगेशन पता है क्या लगाए जा रहे हैं? ये वर्ड ना आप अपने आंसर्स में जरूर लिखना। कहते हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट हायर एंड फायर पॉलिसी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट हायर एंड फायर पॉलिसी। हायर मतलब जब मर्जी हायर कर लिया वर्कर्स को, जब मर्जी फायर कर दिया। पहले जो लेबर लॉज थे ना, वो प्रोटेक्ट करते थे वर्कर्स को कि वो फैक्ट्री ओनर्स उन्हें अपनी मन मर्जी से फायर ना कर दें। ठीक है, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत रखेंगे। बट गवर्नमेंट पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जो लेबर रिफॉर्म्स लेके आ रही है, स्पेशली ये कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इससे वो प्रमोट कर रही है हायर एंड फायर पॉलिसी को, यानी कि फैक्ट्री ओनर्स को, बिजनेसमैन को ज्यादा पावर दे रही है कि वो जब मन चाहे लेबरर्स को हायर कर ले, जब मन चाहे लेबरर्स को फायर कर दे, उन पे कोई लेबर लॉज खास ना लगे। लग तो अभी भी रहे हैं, पर वो जो लेबर लॉज पहले थे ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे, गवर्नमेंट ने वो लिबरलाइज कर दिए, और इससे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हायर एंड फायर पॉलिसी। और गवर्नमेंट खुलेआम तो नहीं बोल रही है, बट गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ी बहुत हायर एंड फायर पॉलिसी हो। वर्कर्स की जो तकलीफ है वो अंडरस्टैंड बिल्कुल करते हैं कि ऐसे तो हायर एंड फायर पॉलिसी होगी तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, बट इंप्लॉयर्स को भी तो थोड़ी बहुत ही हायर एंड फायर पॉलिसी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कोई वर्कर उनके काम नहीं आ रहा तो उसे फायर किया जाए, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने ज्यादा लोग हायर कर लिए तो उन्हें निकाल दिया जाए। हायर एंड फायर पॉलिसी अगर आप इंडस्ट्रीज को दे दोगे तो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ यार इंडिया में आप वर्कर्स को हायर भी कर सकते हो और फायर भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड बस थोड़ी सी कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, तो उन्हें लगेगा इंडिया के लेबर लॉज अच्छे हैं, मेक इन इंडिया अच्छा होगा, इंडिया में जॉब्स और बढ़ेंगी। अगर कंपनीज इंडिया में ज्यादा आएंगी तो जॉब्स बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि लेबरर्स को लग रहा है
कि इससे जॉब सिक्योरिटी जाएगी, बट इससे ज्यादा जॉब्स आएंगी। कैसे? अगर बिजनेसमैन के लिए ये हो जाता है, इजी हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आएंगे तो डिमांड फॉर लेबर भी तो बढ़ जाएगी और लेबरर ज्यादा हायर होंगे। ठीक है, कंपनीज के लिए जितना इजी कर दोगे उतने ही इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, लेबरर्स का है कि नहीं हमारी जॉब सिक्योरिटी है, और इसी पे मुद्दे हैं, इसी पे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्लियर? तो ये है आपका कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड यही है, बट मेरा पर्पस लेबर रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करने का आज की क्लास में पता क्या था? आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेबर रिफॉर्म्स लेके क्यों आ रही है, क्यों लेबर रिफॉर्म्स चाहिए। सिंपल सी चीज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर करना है, कंपनी के लिए इजी करना है। जितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज पे रखोगे, ब्यूरोक्रेसी जितनी ज्यादा रखोगे, उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीजें कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो कंपनीज के लिए इजी करती हैं, जैसे कि आपने लेबर इंस्पेक्शन थोड़ी डाइल्यूट कर दी। लेबर इंस्पेक्शन पहले बहुत ज्यादा होती थी, इंस्पेक्टर लेबर आता था और कंपनी बंद करवा देता था। लेबर इंस्पेक्शंस के रूल्स आपने डाइल्यूट कर दिए, कंपनीज के लिए इजी कर दिया। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाएगा, ये भी प्रोविजन डाला हुआ है। ठीक है, प्लस आपने एक बोर्ड भी बना दिया है कि जो जितने भी वर्कर्स हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए आप काम करोगे। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें करिए, नोट्स में आपको मिल जाएंगी, बट मेजर यही क्रक्स है इसका। डिबेट है कि क्या हायर एंड फायर पॉलिसी होनी चाहिए या जॉब सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये है। और सबसे ज्यादा काफी ज्यादा डिस्प्यूट में यही बिल है, सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन यही बिल है। ठीक है, बाकी बिल्स जो हैं जैसे कि आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसमें तो कुछ चीजें अच्छी ही करी हैं। क्या था कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते थे ना पहले, जैसे कि पेंशन का बेनिफिट ईपीएफओ के थ्रू, एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफओ या और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी वो देखती थी, और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको पेंशन मिलती थी, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी थी, मेडिक्लेम कवर था, मेडिकल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस, ये सारे जो हर लेबरर को बेनिफिट मिल रहे थे ना, इन्हें हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नाउ ये मैंडेटरी करा हुआ था, गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज थे कि जो भी हर कंपनी के परमानेंट वर्कर्स होंगे ना, परमानेंट वर्कर्स अगेन, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पता क्या हो रहा था, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के फायदों से फायदे नहीं मिल पा रहे थे किनको? कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को। पर अब गवर्नमेंट ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन डाल के फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को परमानेंट लेबरर्स के एट पार कर दिया, तो अब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। बट एक और कैटेगरी ऑफ वर्कर्स थे जिन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, जिन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उबर है, उबर या ओला कैब्स हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं वो उबर के एम्प्लॉइज नहीं है। उबर ने बस उन्हें एक फैसिलिटी दी है कि आप खुद पैसा कमाओ, कुछ कमीशन हमें दे दो। तो वो एक्चुअली उबर के पेरोल पे नहीं आते, वो खुद जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। तो दे आर नॉट फॉर्मली वर्कर्स ऑफ उबर। इसीलिए उबर हैज नो रेगुलेशन या नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड देम विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, या कोई भी लेबर लॉ उबर पे नहीं लगेगा, क्योंकि उबर कहता है ये मेरे वर्कर्स थोड़ी हैं, इनको तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे ऐप पे काम कर लो। सेम इज द केस विद जोमैटो वाले, जोमैटो के जो वर्कर्स हैं। सेम इज द केस विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, उबर, ओला, ये सारे जितने भी ये काम कर रहे हैं, इनको कोई भी लेबर लॉ के बेनिफिट्स नहीं मिलते, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि ये वर्कर की फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं आते। राइट, इन्हें हम कहते हैं गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये उबर ओला के ड्राइवर्स वगैरह हो गए। पर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्हें भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब या वो कंपनी प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट अपनी स्कीम के तहत इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो देखेंगे, बट इनको भी इसके एम्बिट में डाल दिया गया है, तो बेटर है। जब ये लॉज बने थे ना, पुराने लॉज है, उस टाइम गिग इकोनॉमी होती नहीं थी, ओला उबर एप्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एप्लीकेशंस ही नहीं एग्जिस्ट करती थी, उबर टैक्सी सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो पता ही नहीं था कि ऐसी इकोनॉमी भी बन सकती है, ऐसे वर्कर्स भी आ सकते हैं।
राइट, मेक सेंस। तो इसीलिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। अब क्योंकि ये रियलिटी है, ज्यादातर इंप्लॉयमेंट भी आप उबर, ओला, जोमैटो, डिलीवरी सर्विसेज जो होते हैं, अमेजॉन के डिलीवरी बॉयज वगैरह, वो हो गए हैं, राइट। तो अब ज्यादातर लोग ऐसे हो गए, तो इनके भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी डाल दिया, ठीक है, और इनको उसमें इंक्लूड कर दिया। अच्छा, तीसरा जो लॉ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस, है ना, और ये सारी हेल्थ वगैरह, इसमें आपने क्या करा है, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए पहले 13 सेंट्रल लॉज एग्जिस्ट करते थे, उन सबको आपने कंबाइन करके एक आपने कोड बना दिया, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी और उनके बेनिफिट्स भी बढ़ा दिए। तो जो चौथा है कोड वो ये है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डिस्प्यूट नहीं है, ज्यादा इसमें भी डिस्प्यूट नहीं है। इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड कर दिया कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबरर्स या माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। मेन मुद्दा जो है ना वो है ही इसी पे, और ये आपने देख लिया क्यों है। अगेन मेन मुद्दा क्या है, हायर एंड फायर पॉलिसी। क्लियर, मेक सेंस। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है लेबर रिफॉर्म्स। अब हम आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे। नाउ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्रपोज सर्टेन अमेंडमेंट्स टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नाउ ये जो कोड है ना, ये पता है क्या, ये एक लॉ है, ये एक लेजिस्लेशन है जो 2016 में इनैक्ट करा था आपने टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस को कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए लॉ निकाला था 2016 में, और अब उसमें कुछ और अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए जा रहे हैं ना। वो अमेंडमेंट्स ऐसे हैं कि आप खुद भी अगर उन्हें पढ़ लोगे ना आपको समझ आ जाएंगे, बट समझ तभी आएंगे अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या और क्या मतलब करता है ये, राइट। तो आज की क्लास में हम ना इसका अच्छे से बैकग्राउंड देखेंगे ताकि दोबारा भी कभी अमेंडमेंट्स आते हैं और जो अभी करंट अमेंडमेंट्स की बात चल रही है वो आप इजीली खुद पढ़ के भी समझ लो, बट प्रोवाइडेड आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। तो बात करते हैं कि ये है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या, राइट। नाउ इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, और बैंक्रप्सी का भी वही मतलब होता है कि जब कोई बोरोवर है उसने लोन ले लिया, ठीक है, बट वो अपना लोन वापस नहीं चुका पा रहा, तो वो एनपीए हो जाता है, राइट। बट अगर बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब उसकी खुद की अब इतनी है ही नहीं हिम्मत कि वो अपने लोन चुका सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोरोवर है, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और बैंक को उसने बोला हुआ है कि मैं आपको हर महीने 50 रुपीज की इंटरेस्ट पेमेंट्स दे दूंगा, ठीक है ना। शुरुआत में तो ये जो बोरोवर की कंपनी थी ना ये 100 रुपीज पर मंथ कमा रही थी, तो जब ये 100 रुपीज पर मंथ कमा रही थी तो ये 50 रुपीज उसको इंटरेस्ट में दे सकती थी ना। एकदम से पता क्या हो जाता है, एकदम से इस बिजनेस साइकिल ऐसा हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, इसकी इनकम ही 40 रुपीज हो जाती है। जब इसकी इनकम ही 40 रुपीज हो जाएगी तो ये कहां से अपनी इंटरेस्ट पेमेंट दे पाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पाएगा, कंपनी नहीं चला पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये बोरोवर हो गया अब इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। जब ये बोरोवर इंसॉल्वेंट हो जाता है और लीगली डिक्लेयर कर देता है तो वो उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट हो गया ये ना। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब सेम है, बस ये याद रखना, इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल या फंक्शनल टर्म, बैंकरप्सी इज अ लीगल टर्म। अगर कोई बोरोवर इंसॉल्वेंट हो गया, जब तक वो लीगली डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक उसे हम बैंकरप्ट नहीं कहेंगे, इंसॉल्वेंट ही कहेंगे, ठीक है, मतलब सेम ही है। क्लियर। अच्छा, इस बारी के यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड, वो इसी चीज से रिलेटेड है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, एक बोरोवर है उसकी टोटल अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टैक्स पे करने से पहले, बैंकर का इंटरेस्ट पे करने से पहले उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी है। इस केस में 40 रुपीज है और उसके टोटल उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, ठीक है, इस केस में 50 रुपीज है। तो जब एक बोरोवर की इंटरेस्ट अर्निंग्स ही अपने इंटरेस्ट से कम हो जाएगी तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, और जब किसी बोरोवर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 हो जाता है तब वो बोरोवर इंसॉल्वेंट हो जाएगा कि इतना पैसा कमा ही नहीं रहा कि इंटरेस्ट पे कर सके, राइट।
बट अगर उसका इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बहुत ज्यादा है, मान लो 100 ही होता और इंटरेस्ट 50 होता, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आता? 2। मोर देन 1 जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ना, तो बोरोवर इंसॉल्वेंट नहीं होता, सही होता है, बैंकर भी खुश होता है, बैंकर और लोन भी दे देता है अगर उसे चाहिए तो। ठीक है, बैंकर खुश होता है कि इसकी हालत ठीक है। क्लियर? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट, अब आप पता ही है, पिछले अभी कल ही अगर आपने एग्जाम देखा हो यूपीएससी का, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था और इसी बात से रिलेटेड आया हुआ था कि बोरोवर को जज करने के लिए बैंक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज दिस, और इंसॉल्वेंसी तब होती है जनरली जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 हो जाए, पे ही नहीं कर सकता जब कमा नहीं रहा। ठीक है, नाउ जब भी कोई बैंकर अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है ना, तो बैंक्स के लिए बैंकर कह रहा हूं, जब भी कोई कॉर्पोरेट बोरोवर अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है ना, तो कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए तो बुरी हालत है ही है, बुरी बात है ही है, बैंक्स के लिए भी बुरी बात हो जाती है। इन बैंक्स ने इस बोरोवर को, कॉर्पोरेट बोरोवर को लोन दिया हुआ था। अब ये इकोनॉमी आपकी बिल्कुल ही खराब हो जाती है, इकोनॉमी खराब हो जाती है तो ये पैसे नहीं कमा सकता, ये पैसे नहीं कमा सकता तो ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इसने भी तो पैसे कमाने थे बैंक ने, बैंक के पास पैसा कहां से आएगा जब इसके पास ही नहीं होएगा। अब जब ये अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा कि मैं तो बैंकरप्ट हूं, मैं तो दे ही नहीं सकता, पैसे आ ही नहीं रहे मेरे पास, तो ये इसका क्या होगा बेचारे का? ये अपने पैसे कहां से निकाले? बैंक। क्लियर? और जनरली पता है क्या होता है, कोई भी बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो एक बैंक से लोन नहीं लेती, वो बहुत सारे बैंक से लोन ले लेते हैं, बहुत सारे बैंक से उन्होंने क्रेडिट लिया होता है। ठीक है, इन सब से लिया हुआ है, तो ये सारे बैंक्स बेचारे खराब हो जाएंगे, इनको पेमेंट्स नहीं आएगी, राइट? इनका पैसा इधर फंसा हुआ है ना। बैंक्रप्सी केसेस को रिजॉल्व कैसे करना है, कि कैसे बैंक्स अपना पैसा ले लें, इसका कोलैटरल ले लें, इसके सारे एसेट्स ले लें, इसकी कंपनी ले लें, कैसे अपना पैसा निकालें। वो पैसा निकालने की बैंक्स के लिए बैंक्रप्सी के केसेस से पैसा निकालने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होते हैं, कि ये लीगली अपना पैसा इससे कैसे निकाले और अपनी नुकसान की भरपाई करें, वो थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है। नाउ बिफोर दिस 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बिफोर दिस कोड ना बड़ा मुश्किल था बैंक्स के लिए। क्यों मुश्किल था? जैसे ही कोई बैंकरप्ट होता था, उसका केस चले जाता था किसी कोर्ट में, और कोर्ट में जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कंट्री में ना बैंक्रप्सी से रिलेटेड लेबर की तरह ही मल्टीपल लॉज थे, बहुत सारे लॉज थे, तो हो जाती है लीगल कॉम्प्लिकेशन, और जब लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ना, तो कोर्ट में केस फंस जाते हैं। लीगल क्लैरिटी नहीं है तो कोर्ट में केस फंस जाते हैं, और कोर्ट के बारे में फिर वही बात आ जाती है जो कभी 90s की एक मूवी में आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जाती है। तारीख पे तारीख चलती जाएगी तो इन बेचारों का नुकसान नहीं होगा, बैंक्स का पैसा फंसा हुआ इधर, बैंक्स ने अपना टाइम, मनी, रिसोर्सेज इधर झोंके हुए हैं इससे पैसा निकालने में, पर ये जो टाइम, मनी, रिसोर्सेज हैं, ये बैंक के खुल ही नहीं रहे क्योंकि कोर्ट में केस फंसा हुआ है। अगर कोर्ट में जल्दी केस रिजॉल्व हो जाए तो इनके टाइम, मनी, रिसोर्स खुल जाएं और बैंक्स वापस अपनी एक्टिविटी पे लग जाएं जो उनका काम है। प्लस इकोनॉमी को भी नुकसान होता है ओवरऑल। अगर आपके बैंक्रप्सी केस नहीं रिजॉल्व हो रहे तो ये बैंक्स का पैसा फंसा रहेगा। जब तक इन बैंक्स का पैसा फंसा रहेगा तब तक ये बैंक आगे लेंडिंग एक्टिविटीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, और जब ये आगे क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे तो आगे इकोनॉमी में पैसा फ्लो नहीं करवा पाएंगे, पैसा फ्लो नहीं कर पाएंगे, इंडियन इकोनॉमी गिरती जाएगी, राइट? तो कहते हैं कि इन आपने ये भी करा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग्स होती है उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी भी एक पैरामीटर है। जिस कंट्री में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी केसेस जल्दी रिजॉल्व होते हैं ना, उस कंट्री की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होती है, इकोनॉमी बेटर फंक्शन करती है क्योंकि बैंक्स का पैसा नहीं फंसा होता, राइट? तो इंडिया ने भी यही करा, जितने भी मल्टीपल लॉज थे ना जिसकी वजह से तारीख पे तारीख डल रही थी, उन सबको कंबाइन करके आपने बना दिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, उससे पहले इंडिया में ना एक बैंक्रप्सी केस को रिजॉल्व होने में ऑन एवरेज कुछ 4 इयर्स लगते थे, 4 साल बैंक्स का पैसा फंसा रहता था। ठीक है, प्लस बैंक्स ऑन एवरेज पता कितनी रिकवरी कर पाते थे? 25 to 30%।
पैसा ही रिकवर होता था, 4 साल भी लग जाते थे। बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को। वेराज अगर हम यूरोप की बात करें या कनाडा अमेरिका की बात करें तो वहां पे ऑन एवरेज 1 साल लगता था बस, 1.3 इयर्स या 1.7 इयर्स जैसा भी, और 75% पैसा रिकवर हो जाता था बैंक्रप्सी केसेस से। तो वो इकोनॉमी तभी बेटर परफॉर्म कर रही थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसा भी कम रिकवर हो रहा है। उस सारी चीज को रिफॉर्म करने के लिए आप लेके आए एक ही लॉ जो बहुत सिंपल होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के फीचर हम अपने जीएस इकोनॉमी की क्लासेस में काफी डिटेल में करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में होगा पता क्या? पहली बात तो कि टाइम कम लगे उसके लिए प्रोविजन निकाले हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैंक्स हैं, ये इन्होंने दे रखा है इस कॉर्पोरेट बोरोवर को लोन, ये कॉर्पोरेट बोरोवर कर जाता है डिफॉल्ट। जैसे ये कॉर्पोरेट बोरोवर डिफॉल्ट करेगा ना, ये जितने भी बैंक्स हैं ये कमिटी बना लेंगे जिसे कहेंगे क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये अपना केस लेके चले जाएंगे एनसीएलटी, ये इसको कोर्ट में ले जाएंगे, इसको कॉर्पोरेट बोरोवर को, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यहां ले जाएंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पता क्या करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बोलेगा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कि आप इस कॉर्पोरेट बोरोवर, ये बैंकरप्ट है, इसके बैंकरप्सी केस को रिजॉल्व करो किसी तरह, ठीक है। नाउ यहां पे आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो खराब कंपनी से पैसा रिकवर करवा देते हैं, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ना अंडर एनसीएलटी की निगरानी हायर करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलेंगे कि यहां से पैसा रिकवर करके दिखा, करके दे दो हमें, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास ना 180 डेज का टाइम है टू कम अप विद अ रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। 180 डेज में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान लेके आएंगे। अब रेजोल्यूशन प्लान क्या हो सकता है कि ये जो कॉर्पोरेट बोरोवर है इसके पास कई एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है, वो बेच दिया, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज करके नए मैनेजर्स ले आए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स नए ले आए, आपने कुछ लोग निकाल दिए, कुछ अच्छे लोग हायर कर लिए। कोई एक इंसान है, मान लो ये स्टील कंपनी है, कॉर्पोरेट बोरोवर स्टील कंपनी है, कोई बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर को बोला कि इसमें 50% शेयर खरीद लो, तो वो 50% इसमें शेयर खरीदेगा तो पैसा आ जाएगा ना, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि इसको फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसी बिडर को बोल दिया कि इसमें 50 to 60% स्टेक ले लो। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया अगर बैंकरप्ट हो रहा है तो एयर इंडिया को कैसे रिजॉल्व करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? कि एतिहाद एयरवेज होगा, एतिहाद एयरवेज को बोलेगा कि एयर इंडिया में 60% शेयर ले लो, एतिहाद एयरवेज कुछ पैसा देगा, पैसा इकट्ठा होएगा उससे, जिससे इनको पे कर दिया जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, राइट। तो ऐसे कुछ रेजोल्यूशन प्लान 180 डे में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लेके आएंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल 180 डेज में लेके आते हैं प्लान, और वो रेजोल्यूशन प्लान इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास रखा जाता है। इस कमिटी में बहुत सारे बैंक्स हैं। नाउ ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है 66% वोट के साथ, मतलब सबकी हां होनी चाहिए ना इसमें, तो 66% बाय क्रेडिट जो वैल्यू बाय वेट जो इसमें क्रेडिटर्स हैं, अगर वो कहते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान सही है तो वो रेजोल्यूशन प्लान थ्रू हो जाता है और ये अपना पैसा ले लेते हैं। अगर 66% से कम लोग इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करते हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोला जाता है दूसरा प्लान लेके आ, ये हमारे मेजॉरिटी को पसंद नहीं है, क्लियर। तो ये दूसरा लेके आता है। तो 180 डेज होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास प्लान लेके आने में। नाउ अगर 180 डेज कम पड़ रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो 90 डेज की एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है। तो 270 डेज में इसको रिजॉल्व करना है आपने। गवर्नमेंट ने बीच में एक 60 डे की और एक्सटेंशन दे दी थी, तो एक तरह से हो गया था 330 डेज मैक्सिमम आपको ये कॉर्पोरेट जो ये बैंक्रप्सी केस है इसे रिजॉल्व करना है। नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से क्या फायदा हो गया? एक तो सारे लॉज आपने कंबाइन कर दिए, लीगल सिंप्लीफिकेशन होगी। दूसरी चीज, अब टाइम कम लग रहा है ना, पहले 4 साल लगते थे, अब लेस देन 1 ईयर में हो जाएगा, राइट। प्लस इनके पास भी ज्यादा पावर आ गई, जो बैंकर्स हैं उनके पास भी, और इसी वजह से बैंक्रप्सी केसेस जल्दी रिजॉल्व होने शुरू हो गए। जल्दी रिजॉल्व होंगे तो इनका पैसा खुलेगा, इनका कैपिटल जो लॉक्ड था अब वो खुल जाएगा और ये कहीं और लगा सकते हैं उसे, इकोनॉमी को फायदा होएगा। तभी इसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स कहते थे। नाउ अब 2016 में इस रिफॉर्म को तो ले आए,
ठीक है, बट फिर भी इस कोड में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिससे ये पूरा प्रोसेस स्मूथली नहीं हो पा रहा था, ज्यादा टाइम लग रहा था, 330 डेज से भी ज्यादा कई बार टाइम लग रहा था, एनसीएलटी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्लियर? तो इस प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए, ये इन थ्योरी तो अच्छा लग रहा है पर प्रैक्टिकली अप्लाई करा आपने तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स इतने नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स करते हैं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। क्लियर? बट ये आपको बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया कि व्हाई इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। बहुत जरूरी है। आपके कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को संभालते हैं बैंक्स, और अगर बैंक्स का पैसा ही फंसा रहेगा ना तो बैंक्स आपके फाइनेंशियल सिस्टम खराब कर देंगे। अगर बहुत सारे बैंकों का पैसा फंस जाए तो बैंक ही फेल हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं। ऑलराइट, तो यही है आज की क्लास में, बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। सिर्फ आज यही दो इश्यूज करने थे, और ये दो इश्यूज में भी जो न्यूज में निटी ग्रिटीज हैं वो मेरा पर्पस नहीं था डिस्कस करना। मेरा पर्पस था कि आपको होलिस्टिक पिक्चर कवर्ड हो। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको पता हो कि वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इसका पर्पस क्या है। अगर आपको आईबीसी ही नहीं पता होगा तो आप वो अमेंडमेंट्स ही नहीं समझ सकते। अगर आपको लेबर रिफॉर्म्स के पीछे का लॉजिक ही नहीं पता कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है तो आप ये कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं समझ सकते। तो आई होप आई वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग इट क्लियर टू यू गाइस व्हाई these labor reforms were required, why government is conducting these labor reforms, and why is government proposing amendments to IBC 2016. All right, I hope I was successful. बाकी अगर नहीं तो please tell me that in your by writing to me in our WhatsApp chats or on our portal or platform. All right, आप मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। तो और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस चीज से रिलेटेड देन प्लीज राइट टू मी दोस डाउट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर देम ऑल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।